मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। 1935 के साल की किसी एक रात की बात है। कोरिया के एक घर के बिस्तर पर एक 15 साल का लड़का करवटें बदल रहा था। उसी समय उसकी आंखों में दिव्य रोशनी चमकी। फिर उसके सामने एक तस्वीर प्रकट हुई। कुछ देर तक आकाशवाणी के बाद वहां शांति छा गई। दरअसल वो एक सपना था। बरसों बाद उस लड़की ने उस सपने की कहानी अपनी आत्मकथा में बयां की। उसने कहा, उस दिन मेरे सपने में ईसा मसीह आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें खास मिशन के लिए धरती पर भेजा गया है। तुम्हें कोरियाई लोगों की महानता से अमेरिका और जापान की जनता को रूबरू कराना है। आगे चलकर उस लड़के ने कल्ट की स्थापना की। इसे यूनिफिकेशन चर्च के नाम से जाना गया। कालांतर में इस चर्च के कई परिचय बने। मसलन इस चर्च के समर्थकों में जापान के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक का नाम सामने आता है। ये चर्च हजारों कपल्स की शादी एक साथ करवाने के लिए मशहूर था और इसी चर्च ने अमेरिका और जापान में आम लोगों को फंसाकर अरबों रुपए लूट लिए। कट टू 2022। 8 जुलाई 2022 को जापान के नारा शहर की शांति को 2 गोलियों ने अचानक से भंग कर दिया था। इन गोलियों का निशाना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। आबे अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैली करने आए थे। गोलियां खाकर आबे नीचे गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमलावर तेत्सुया यामागामी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जापान की नौसेना में काम कर चुका था। शुरुआती पूछताछ में यामागामी ने गोली चलाने की एक अजीबोगरीब वजह बताई। उसने कहा कि आबे यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े एक ग्रुप के समर्थक थे। यामागामी को इससे क्या समस्या थी? उसका कहना था कि उस ग्रुप को जरूरत से अधिक चंदा देने की वजह से उसकी मां दिवालिया हो गई। इसके बावजूद उसकी मां चर्च को पैसा दे रही थी। इस बयान के बाद यूनिफिकेशन चर्च का नाम फिर से चर्चा में आया। चर्च के जाल में फंसने वाली सिर्फ यामागामी की मां ही नहीं थी। चर्च पर लगभग 75 अरब रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। कैसे? आरोप है कि चर्च ने पैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर ऐंठे। इतना होने के बावजूद जापान की सत्ताधारी पार्टी के 80 से अधिक सांसदों का लिंक सामने आया है। वे गुपचुप तरीके से चर्च के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और वे इस चर्च को पैसा भी देते हैं। तो आज हम जानेंगे यूनिफिकेशन चर्च की पूरी कहानी क्या है, इसका कोरिया कनेक्शन क्या है और आज हम इस चर्च की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज हम यूनिफिकेशन चर्च की बात करेंगे। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 1920 प्योंगान प्रांत के कस्बे में एक लड़के का जन्म हुआ। घर वालों ने उसका नाम रखा सन यांग मून। उस समय कोरिया का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद प्योंगान नॉर्थ कोरिया का हिस्सा बन गया। मून का बचपन नॉर्थ कोरिया में बीता। जब मून 15 बरस का हुआ तब उसे वो सपना दिखा जिसकी चर्चा हमने एपिसोड के शुरुआत में की थी। मून ने ईसा मसीह के साथ सपने में हुई कथित मुलाकात और आकाशवाणी का जमकर प्रचार प्रसार किया। उसने कहना शुरू किया कि वो ईसा मसीह के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अवतरित हुआ है। मून को लगता था कि उसे मानवता को शैतानों से बचाने के लिए चुना गया है। मून कम्युनिस्टों को शैतान का प्रतिनिधि मानता था। वो उनसे बेइंतहा नफरत करता था। फिर 1945 का साल आया। उस समय दूसरा विश्व युद्ध खात्मे की तरफ बढ़ रहा था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। जापान को मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर से पहले कोरियन पेनिनसुला पर जापान ने कब्जा कर रखा था। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में मित्र राष्ट्र कोरिया की नियति पर
चर्चा करने लगे थे। उन्होंने तय किया कि जब तक कोरिया सेल्फ रूल के लायक नहीं बन जाता तब तक उसे इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप के अधीन रखा जाएगा, लेकिन इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। वैश्विक पटल पर अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के तौर पर उभरने लगे थे। दोनों की विचारधारा कतई अलग थी। ऐसे में अमेरिका ने सुझाया कि कोरिया को 2 जोन में बांट दिया जाए। सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी। विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ न्यूट्रल जमीन पर वैचारिक और सैन्य लड़ाइयां लड़ रहे थे। ये कोरिया में भी हुआ। नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि साउथ में अमेरिका का। समय के साथ दोनों के रास्ते अलग होते गए। उन्हें एक करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिरकार 1948 में कोरियन पेनिनसुला आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में बंट गया। 15 अगस्त को साउथ कोरिया जबकि 9 सितंबर को उत्तर कोरिया की स्थापना हुई। जिस समय कोरिया में राजनीतिक उठापटक चल रही थी, उस समय मून अपनी सीखें बांचने की तैयारी कर रहा था। उसने ईसाइयों के ग्रुप में अपने पंथ के बारे में बताया। उन्होंने उसे नकार दिया। इसके बावजूद उसने प्रचार जारी रखा। नॉर्थ कोरियाई अधिकारी इससे नाराज हो गए। उन्होंने अराजकता फैलाने के आरोप में मून को गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। मून की सजा के बीच में ही कोरिया वॉर शुरू हो गया। इससे मून का फायदा हो गया। उसे जेल से आजाद करा लिया गया। जेल से छूटने के बाद मून साउथ कोरिया भाग गया। कोरिया वॉर 1953 तक चला। उसके बाद संघर्ष विराम हो गया। 1954 में मून ने साउथ कोरिया में होली स्पिरिट एसोसिएशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी यानी यूनिफिकेशन चर्च की बुनियाद रखी। मून ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी। उस समय साउथ कोरिया के अखबारों में खबर छपती थी कि यूनिफिकेशन चर्च में सामूहिक सेक्स पार्टी आयोजित की जाती है। ये भी कहा गया कि मून के तार नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी से भी जुड़े हैं। मून को कुछ समय के लिए जेल में बंद कर दिया गया। 1958 में उसने अपने प्रचारकों को जापान रवाना किया। वहां उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिला। यूनिफिकेशन चर्च सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए पिरामिड स्कीम के तहत काम करता था। वो अपने मेंबर्स को और लोग लाने के लिए कहता था। ये स्कीम काम कर गई और चर्च के समर्थकों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जापान में कम्युनिज्म के खिलाफ गुस्से का माहौल था। मून ने इसका भी फायदा उठाया। उसने जापान के नेताओं से करीबी बढ़ाई। शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी 1957 से 1960 के बीच जापान के प्रधानमंत्री रहे। इसी समय यूनिफिकेशन चर्च जापान में अपनी जड़ें जमा रहा था। कहा जाता है कि मून और किशी बेहद करीबी दोस्त थे और सरकार ने चर्च को स्थापित होने में दिल खोलकर मदद की थी। 1960 के दशक में मून ने अपने चर्च का विस्तार अमेरिका तक किया। 1980 के दशक तक दुनिया भर में यूनिफिकेशन चर्च के 30 लाख से अधिक मेंबर्स हो चुके थे। यूनिफिकेशन चर्च सामूहिक शादियां करवाकर काफी फेमस हुआ। स्टेडियम्स में एक बार में हजारों जोड़ों की शादियां करवाई जाती थीं। इनमें शामिल होने वाले अधिकतर जोड़े ऐसे होते थे जो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनसे कहा जाता था कि ऐसा करने से उनके सारे पाप कट जाएंगे। उसके बाद उन जोड़ों से जो बच्चे पैदा होंगे वे शुद्ध होंगे, नैतिक होंगे, उनकी नस्ल सबसे बेहतर होगी। जैसे जैसे ग्रुप चर्चित हुआ उसी अनुपात में कुख्यात भी होने लगा। इस ग्रुप से जुड़ी धांधलियों के किस्से सामने आने लगे। चर्च के बिजनेस और नए सदस्यों की भर्ती पर सवाल उठने लगे। 1982 में मून पर अमेरिका में टैक्स फ्रॉड का केस चला और फिर 18 महीनों की सजा भी हुई। मून के साथ काम करने वाले लोगों ने भी चर्च से अलग होकर किताबें लिखी। इसमें उन्होंने मून के तिकड़मों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि लोगों को धोखे में रखकर उन्हें चंदा देने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को सपना दिखाया गया कि फलानी चीज को इस्तेमाल करने से उनकी किस्मत बदल जाएगी। उन्हें कभी सपने तो कभी डर दिखाकर चर्च को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। 2012 में सन यांग मून की मौत हो गई। उसके बाद चर्च के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होने लगी। मून के एक बेटे ने अपना एक अलग पंथ शुरू कर दिया। यूनिफिकेशन चर्च आज भी एक्टिव है, लेकिन उसके समर्थकों की असली संख्या पता नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस जैसे नेता चर्च के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। 2021 में शिंजो आबे ने भी चर्च के एक प्रोग्राम में पेड स्पीकर के तौर पर हिस्सा लिया था। एक तरफ यूनिफिकेशन चर्च खुद को प्रासंगिक बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ पीड़ित लोग मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिला भी है। ऐसा ही केस तेत्सुया यामागामी का भी है। शिंजो आबे की हत्या से एक दिन पहले यामागामी ने एक ब्लॉगर को चिट्ठी भेजी थी। इसमें उसने यूनिफिकेशन चर्च की करतूतों के बारे में बताया था। यामागामी का जन्म एक अमीर और समृद्ध परिवार में हुआ था। यामागामी जब 4 साल का था
तभी उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। 1991 में उसकी मां ने यूनिफिकेशन चर्च ज्वाइन किया। उसने अगले कुछ सालों में लगभग 6 करोड़ रुपए चर्च को दान में दिए। इसमें यामागामी के पिता के लाइफ इंश्योरेंस और जमीन बेचकर मिले पैसे भी थे। चर्च के प्यार में डूबी मां 2002 तक दिवालिया हो चुकी थी। उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा था। इसके चलते यामागामी को बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसी समय से चर्च के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। 2019 में उसने यूनिफिकेशन चर्च के मुखिया को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। शिंजो आबे पर हमले से एक दिन पहले उसने चर्च से जुड़ी एक बिल्डिंग पर भी गोली चलाई थी। वो आबे से इसलिए नाराज था क्योंकि वो लगातार चर्च के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे और उसमें चर्च की बड़ाई भी करते थे। उसका मानना था कि उसकी मां के भटकाव में आबे जैसे नेताओं का भी हाथ था। इसी वजह से वो उनसे खुन्नस खाता था। शिंजो आबे की मौत के बाद जापान में चर्च की जांच होनी शुरू हुई। इसमें सामने आया कि सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 80 से अधिक सांसद यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े हैं। पार्टी के पॉलिसी चीफ ने जुलाई महीने में सीक्रेटली चर्च की एक फैसिलिटी का दौरा किया था। आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल लगातार हो रहे खुलासों के बीच जापान सरकार ने चर्च के पीड़ितों का साथ देने का फैसला किया है। 18 अगस्त को जस्टिस मिनिस्ट्री, कैबिनेट सचिवालय, नेशनल पुलिस एजेंसी और कंज्यूमर्स अफेयर्स एजेंसी के बीच मीटिंग हुई। इसमें पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और उनकी मदद के लिए कैंपेन शुरू करने पर सहमति बनी। ये कैंपेन सितंबर 2022 में शुरू कर दिया जाएगा। 1987 के बाद से 35,000 से अधिक पीड़ित अपने साथ हुए अन्याय को लेकर सलाह मशवरा कर चुके हैं। सरकारी कैंपेन के बाद इस संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि उन्हें न्याय कब तक मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी भी जापान से है। जापान की सरकार अपने यहाँ के नौजवानों को ज्यादा शराब पीने के लिए कह रही है। ऐसा क्यों? जापान में नौजवान बुजुर्गों के मुकाबले कम शराब पीते हैं। इससे शराब की बिक्री से मिलने वाला टैक्स घट गया है। घाटा कम करने के लिए जापानी सरकार ने एक तिगड़म आजमाई है। देश की राष्ट्रीय टैक्स एजेंसी ने इसके लिए एक अभियान शुरू किया है, साके वीवा। इसका उद्देश्य नौजवानों में साके की खपत को आकर्षक बनाना है ताकि इंडस्ट्री को इसका लाभ मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे साके क्या होता है? ये भी बताते हैं। जापान की एक परंपरागत शराब होती है जो मुख्यतः चावल से बनाई जाती है, जिसे साके कहा जाता है। इसलिए इस अभियान का नाम साके वीवा रखा गया है। इसके तहत क्या क्या होगा अब वो भी जान लेते हैं। इसमें कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। इस कंपटीशन में जापान के 20 से 39 साल के लोग हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले इन लोगों को बिजनेस आइडियाज देने होंगे, ऐसे आइडिया जो जापान में शराब को मशहूर करें, जिससे उसकी खपत बढ़ सके। इसमें शराब की कई किस्में शामिल हैं, जैसे जापानी साके, शोचू, विस्की, बियर और वाइन। प्रतियोगिता कराने वाली एजेंसी नौजवानों को कई तरह के सुझाव भी दे रही है। उनका कहना है कि इसके लिए नौजवानों को प्रमोशनल कैंपेन, ब्रांडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आइडिया देना चाहिए। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले उन लोगों को ये आइडिया सितंबर के आखिर तक भेजने हैं। इसके बाद उन्हें विशेषज्ञों की मदद से और बेहतर बनाया जाएगा। चुने हुए आइडियाज को नवंबर में फाइनल किया जाएगा। लोग इस पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं? तो जापानी मीडिया के मुताबिक सरकार के इस अभियान पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। एक धड़ा इसकी मुखालफत कर रहा है और दूसरा धड़ा अपने आइडिया ऑनलाइन ही शेयर कर रहा है। इसकी आलोचना करने वाले लोगों का तर्क है कि ये कैंपेन स्वास्थ्य के लिए बुरी आदत को प्रमोट कर रहा है। जापान में कोविड के दौरान लोगों में शराब पीने की आदत कम हुई है। इसके अलावा जापान की बूढ़ी होती आबादी की वजह से भी शराब की बिक्री घटी है। जापान में शराब की मार्केट सिकुड़ रही है और इसके लिए देश की घटती जन्म दर के साथ बूढ़ी होती आबादी भी जिम्मेदार है। दूसरी सुर्खी का संबंध मिडिल ईस्ट के 2 देशों से है। एक देश बाढ़ के प्रकोप से परेशान है तो दूसरा देश आग में झुलसा हुआ है। एक एक करके दोनों देशों का हाल सुनते हैं। पहले बात सूडान की। सूडान इन दिनों बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह बनी पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश। बाढ़ इतनी भयानक है कि अब तक 77 लोगों की जान इसमें चली गई है और 14,500 से ज्यादा घर इसकी वजह से तबाह हो गए हैं। वहीं इस बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की संख्या लाखों में आंकी गई है। सूडान में बाढ़ का खतरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। पिछले साल माने साल 2021 में भी सूडान बाढ़ की चपेट में था। पिछले साल बाढ़ की वजह से सूडान में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई थीं और 80 से ज्यादा जानें गई थीं। साल 2020 तो इससे भी खराब रहा था। इस साल सूडान में ऐसी भीषण बाढ़ थी कि 3 महीनों के लिए देश में आपातकाल लगाना पड़ गया था। 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए और 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह था सूडान का हाल। अब चलते हैं अल्जीरिया। पूर्वी अल्जीरिया के जंगलों में आग लगी हुई है। आग की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हो गए हैं।
अगस्त माह की शुरुआत के बाद से अल्जीरिया में अब तक 106 बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में लगी आग उत्तरी अल्जीरिया ट्यूनीशियाई सीमा पर ज़्यादा फैली हुई है। आग जिन इलाकों में लगी है वो इलाके तो इससे प्रभावित हुए ही हैं, इसके साथ उसके आसपास के इलाकों में काला धुआं फैलता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेबौने ने पीड़ितों के लिए दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सभी उपाय करेगी, साथ ही पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने की भी बात की है। पिछले साल भी अल्जीरिया के जंगल में लगी भीषण आग से 33 सैनिकों सहित 104 लोगों की मौत हो गई थी। जंगलों में लगी इस आग का टीकरा अल्जीरिया की सरकार ने अलगाववादी गुटों पर फोड़ा था। आज की हमारी तीसरी और अंतिम सुर्खी चीन से है। चीन में मछली का कोविड टेस्ट किया गया है। पिछले दिनों टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिनमें डॉक्टर्स मछली और केकड़े का PCR टेस्ट ले रहे हैं। चीन के शहर जियामेन के तटीय इलाकों में रहने वाले 50 लाख लोगों को कोविड का टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। इनमें कई मछुआरे भी शामिल हैं। समुद्र में काम करने वाले इन मछुआरों को उनके सी फूड का भी कोविड टेस्ट करवाना होगा। चीन के प्रांत हेनान में अगस्त की शुरुआत में कोरोना के 10,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि इसकी वजह मछुआरे हैं। उन्हीं की वजह से इलाके में कोविड फैला है। खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में चीन में बड़े पैमाने पर समुद्री जीवों का टेस्ट किया जाएगा। चीनी मीडिया ने लंबे समय से चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस का संबंध समुद्री जीवन से हो सकता है। दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।